नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंघल जीसीएल ब्रोकिंग से। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये बायबैक क्या होता है और इसमें रिस्क क्या है? क्या ये सबसे आसान तरीका है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का? और मान लीजिए किसी को काम करना है तो फिर वो किस तरह से हो सकता है? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि शेयर बायबैक होता क्या है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कंपनी के प्रमोटर के पास में कुछ होल्डिंग शेयरों की होती है और कुछ बाजार के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में होती है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी की शेयर होल्डिंग को हम 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने टीसीएस की आपके सामने शेयर होल्डिंग दिखा रहा हूँ। आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 5 ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग को आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रमोटर्स के पास पे जैसे आप देख सकते हैं कि करीब करीब 72% है। एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, इनके पास में करीब 13% है। डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, इनके पास में करीब करीब 8.5% है। गवर्नमेंट के पास में करीब 0.05% और जो पब्लिक के पास में है वो करीब करीब 6% के आसपास में है। तो दोस्तों जब भी किसी कंपनी को शेयर्स बायबैक करने होते हैं तो उसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि हम इस पर्टिकुलर डेट को रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे इन्वेस्टर्स कौन कौन है। दोस्तों इसमें 2 डेट दी जाती हैं। नंबर 1 कि आप कौन सी डेट को रिकॉर्ड करेंगे अपने इन्वेस्टर की लिस्ट, और एक होता है कौन सी डेट को आप उनसे शेयर वापस लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान से 5 स्टेप्स के अंदर समझते हैं बायबैक को। सबसे पहले कंपनी अनाउंस करती है बायबैक की डिटेल्स, उसके प्राइस और उसकी रिकॉर्ड रिकॉर्ड डेट। इसके बाद दोस्तों आप शेयर खरीदते हैं बाजार से। तीसरे स्टेप के अंदर दोस्तों कंपनी अनाउंस करती है बायबैक का पीरियड, जिसको अपने टेंडर पीरियड भी कहते हैं। बेसिकली जिस जिसका भी नाम आया है इस इन्वेस्टर लिस्ट के अंदर उसको कंपनी बताएगी ईमेल के थ्रू कि आपसे हम कब ये शेयर वापस लेंगे। तो जनरली ये 10-15-20 दिन का या 1 महीने तक का पीरियड होता है। इसके अंदर आप अपने शेयर्स को कंपनी को वापस दे सकते हैं। कंपनी आपसे शेयर वापस लेती है और आपको आपको इसके बदले जो भी आपका अमाउंट बनता है वो पेमेंट कर देती है। चलिए दोस्तों इसके अंदर आप रिस्क समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 शेयर बाजार से लिए बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जरूरी नहीं कि कंपनी 100 का 100 आपसे वापस ले ले। अगर आपने मान लीजिए सपोज 100 शेयर बाजार से परचेज किए, तो कंपनी जितना एक्सेप्टेंस रेशियो है उतना ही आपसे बाय करेगी। सपोज ये 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो कंपनी ने दिया है, इसका मतलब कि 100 शेयर के अगेंस्ट अगेंस्ट में कंपनी आपसे 25 शेयर ही वापस लेगी। तो जो बचे हुए 75 शेयर्स हैं वो आपको मार्केट रेट पे निकालने पड़ेंगे। तो यही सबसे बड़ा इसके अंदर रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो बायबैक का प्राइस है वो जनरली मार्केट प्राइस से बहुत ऊपर रहता है। जैसे टीसीएस के केस में 37-3800 का शेयर का प्राइस था और कंपनी ने 4500 के लिए थे। लेकिन जब बाजार में जो बचे हुए 75 शेयर बेचने के लिए लोग गए तो उस टाइम पे शेयर का प्राइस कुछ टूट गया, तो वो उनका रिस्क देखना पड़ा। एक छोटी सी कैलकुलेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लीजिए आपने टीसीएस के अंदर पार्टिसिपेट किया और आपने 100 शेयर बाजार से बाय किए और उस टाइम पे मार्केट का जो प्राइस था करीब करीब 3800 के आसपास था। तो एक तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी 3,80,000 के आसपास होगी। टीसीएस का जो एक्सेप्टेंस रेशो था सपोज 25% था, ये एग्जैक्ट करीब 23 पॉइंट समथिंग था, पर मान लेते हैं 25% टीसीएस ने एक्सेप्ट किया आपको। तो जो आपने कंपनी को जो शेयर वापस दिए 25 शेयर आपने वापस दिए 4500 के हिसाब से। तो मतलब कंपनी ने आपको 1,12,500 पे किए। बचे हुए 75 जो शेयर हैं वो करीब करीब मान लीजिए आपने 3600 पे सेल आउट कर दिए, क्योंकि बायबैक के बाद जनरली प्राइस थोड़ा टूट जाता है। तो 3600 के हिसाब से 2,70,000 आपने मार्केट मार्केट में बेच दिए। तो आपको जो नेट प्रॉफिट आया वो करीब करीब 2500 का आया। इसमें अगर आप देखेंगे तो 25 शेयर्स के अंदर तो आपको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन नीचे यहाँ 75 शेयर में लॉस हो रहा है। अगर ये 3600 से भी नीचे टूट गया तो वो आपकी फिर वो आप प्योर रिस्क में आ जाएंगे। मान लीजिए 3500 के अंदर आप ये शेयर सेल करते हैं तो आपको करीब करीब 5,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो इसके अंदर रिस्क है वो 2 ही है। एक तो एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रहेगा, जितना कम एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उतना ज़्यादा हम रिस्क में आ सकते हैं। दूसरा कि जब आप बाजार में बचे हुए शेयर बेचने जा रहे हैं तो उस टाइम पे उस शेयर का प्राइस कितना है, जितना ज़्यादा शेयर टूट जाएगा उतना आपको बेचते टाइम पे लॉस होगा। इन 2 रिस्क को ध्यान रख के ही बायबैक में काम कीजिए। तो दोस्तों यही 2 सबसे बड़े रिस्क इसके अंदर हैं। एक तो एक्सेप्टेंस रेशियो, कम एक्सेप्टेंस रेशियो होगा तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरा, बाजार जिस टाइम पे आप शेयर सेल करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम पे कितना गिर जाता है।
जितना ज़्यादा शेयर टूट जाएगा उतना आपको बची हुई क्वांटिटी बेचने पर लॉस होगा। लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसकी आप डिटेल कहाँ से देखेंगे कि अपकमिंग बायबैक कौन-कौन से हैं। तो इसके लिए दोस्तों इसके लिए गूगल पे भी आप जाके जैसे बायबैक लिखते हैं और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो जैसे चित्तौड़गढ़ वेबसाइट है इसके ऊपर भी आपको ये डिटेल मिल जाती है कि अपकमिंग जो बायबैक है कौन-कौन से हैं और प्रीवियस 20 में लिस्ट दिखाता है। जैसे ये पुराने बायबैक आपको दिखा रहा है, मैं आपको इसमें एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे इन्फोसिस का बायबैक देखिए, ये 1850 के आसपास आया था। एक लास्ट चीज़ जो आपको बायबैक में ध्यान रखनी है कि हमेशा छोटी अमाउंट के साथ ही बायबैक में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं, रिटेल की, एचएनआई की। अगर आपकी अमाउंट करीब-करीब 1,80,000 से नीचे रहती है, तो जनरली ये रिटेल कैटेगरी में आता है। ऊपर में जैसे ही आप जाएँगे तो एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम हो जाएगा। जैसे रिटेल के अंदर जनरली 20 से 50% तक का एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है। यही एचएनआई कैटेगरी के अंदर घटकर 3 से 5% का हो जाता है। तो कभी भी बड़े अमाउंट के साथ में आपको बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना है, छोटे अमाउंट के साथ ही हमेशा शुरुआत करें। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की जानकारी हम आपसे आगे भी साझा करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।